हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो 27 मार्च को हमारा बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए जो अभी हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। तो जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो का अगर आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आज से कल तक के बीच में आप लोगों को अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का जो भी करंट अफेयर है एसपीडी के बुक से, उसका हम मास्टर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न जो होंगे वो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा इसमें। और इसमें ऑल सब्जेक्ट मिक्सेस होंगे, जैसे कि आपको मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, हिंदी व्याकरण हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, और फिर जीके जीएस तो होंगे ही होंगे। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मैथ से है कि एक किस्म का शक्कर 3 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर 20% हानि पर और दूसरे किस्म में 6 रुपये प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है और मिश्रण 5 रुपया 40 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 100 बाई 80। और इसे जब हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका कट क्या आ जाएगा, इसमें से 4 आ जाएगा आंसर। 4 रुपया निकल के आ जाएगा। वही बात कर रहा है दूसरा 1 किलोग्राम शक्कर का क्रय मूल्य। क्या दूसरा 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य, तो हो जाएगा दूसरा कितना हो जाएगा, 6 गुने 100 बटा कितना 120% ना, तो 120 हो जाएगा ना। तो निकल के आ जाएगा आपका 5%। कितना निकल के आ जाएगा, 5 रुपया निकल के आ जाएगा। अब दोनों का पूछा जा रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो मिश्रण 2 किलोग्राम का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 + 5 बराबर 9 हो जाएगा। और मिश्रण 2 किलोग्राम का कुल विक्रय मूल्य अब निकालेंगे। तो कुल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना था, 5 इंटू 4 गुने 1 का कितना था, 2 था। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8 निकल के आएगा। और लाभ बराबर हो जाएगा 10.8 माइनस 9 बराबर 1.8 रुपया। वहीं लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 100 बटा 9। तो निकल के आ जाएगा 20%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20% का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े ये दिया हुआ है 5, 7, 2, 3, 8, 7, 2, 5, 2, 3 डैश डैश के माध्यमिका परिसर का योग है। तो माध्यमिका परिसर का ये आरोही क्रम में सबसे पहले इसे सजा लीजिए। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें दिख रहा है, सबसे पहले 2 दिख रहा है। तो जितने भी 2 हैं सारे को हम क्रम वाइज लिख लेंगे। इसमें 2, 2, 2, 2, 2, 2, यानी टोटल 6 2 दिख रहा है। 2, 2, 4, 2, 6, हाँ 6 2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3। तो 3 कितना है, 2 ही दिख रहा है। 3 एक यहाँ है कहाँ, तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 5 का भी 2 ही है, 6 1 है, 7 2 है और 8 1 है। और माध्यमिका क्रम पूछा जा रहा है। तो माध्यमिका क्रम मतलब जो बीच में आ रहा है वो, तो कितना 3 2 आ रहा है ना, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, और माध्यमिका बराबर 2, तो 3 3 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 से 6 3 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, अब परिसर का बोल रहा है, तो परिसर हो जाएगा 8 - 2 बराबर 6 निकल जाएगा। और अवशिष्ट मान अगर पूछे तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 3 + 6 = 9 निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 निकल के आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। तो एक स्कूल में छात्र कितना है, 1400 छात्र है, जिसमें 25%, 1400 का 25% पहले निकाल लेंगे। तो 1400 का 25% जो होगा वो का 1 - 2/5 कर देंगे। तो 200 का क्या करेंगे, 25% बराबर हो जाएगा 5, सॉरी 200 का, एक मिनट, 200 का 25% गुने 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो लागत मूल्य कितना है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि 10 + 6% बराबर 64 हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिक बेचा है तो इस दोनों परसेंटेज के बराबर ना 64 दिया हुआ है, इसलिए 64 हो जाएगा। अब क्या रहा है कि कितना का प्रतिशत, मतलब कितना में बेचता है उसको लागत मूल्य कितना, मतलब लागत मूल्य निकालना है। तो 100% बराबर हम लिख सकते हैं 64/16 रुपया। इस दोनों को जब ऐड करेंगे 16 रुपया निकल के आएगा, गुने 100 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल का जो सही आंसर आ जाएगा वो 400 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 400 आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योग 1/2, ऊंचाई बराबर 10 दिया हुआ है, गुने समांतर भुजाओं का योग 2 दिया हुआ है, कितना 20 और 10, तो दोनों 16 और 20, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो फिर इस 5 गुने 36 करेंगे, 5 गुने 36 बराबर हो जाएगा आपका 180 वर्ग किलोमीटर निकल के आएगा आंसर। कितना 180 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक श्यामपेट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो श्यामपेट की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है। तो माना कि चौड़ाई बराबर x दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर नहीं पता है तो x मान लेंगे। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर कर सकते हैं x + 8 सेंटीमीटर। उसके बाद x + 8 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा x + 8 + 7 इंटू आ जाएगा x - 4। ठीक है, इस पे जब सॉल्व करेंगे तो निकल के सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3x + y बराबर 9 एवं 3 का पावर x - y बराबर √9 हो तो x एवं y का मान निकालना है। तो इस पावर में दिया हुआ है तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/2 1/2। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि उनकी परिमिति क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a² बराबर BC होता है और इन दोनों वर्गों की परिमिति क्रमशः क्या दिया हुआ है 4a तथा 2 इंटू B + C हो जाएगा। तो P1 बराबर 4a हो जाएगा और P2 बराबर 2 इंटू B + C हो जाएगा। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 1/2 इंटू B + C, यानी 4 गुने समांतर मद > 4 इंटू गुणोत्तर मद हो जाएगा। तो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर P1 > P2। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ धन उधार लिया गया था तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो किस्त बराबर इसमें लिख सकते हैं किस्त बराबर 100/100 + 5 और कितना का है 2 वर्ष का है तो 2 बार इसको कर लेंगे, इसको स्क्वायर मूलधन तो हमारे मूलधन बराबर टोटल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलधन बराबर निकल के आएगा 1640 रुपया। ऑप्शन नंबर बी निकल के सही आंसर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता में ए के पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 है जबकि बी को पुरस्कार जीतने की संभावना 3/4 है। तो दोनों को पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगी। तो दोनों को पुरस्कार जीतने की संभावना 1/5 गुने 3/4 बराबर निकल के आएगा 3/20, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो निम्न में से दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो किसी मूल्य या
ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या टोटल 7 है, जिसमें आ जाएगा आ, एक मिनट, आ, हर्षी, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, ये सब क्या हो जाएगा, सॉरी औ, ओ और औ दोनों आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ई नहीं, हर्षी नहीं है, ऊ नहीं है, जो भी नहीं है, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अंतःस्वत व्यंजन कौन सा है। तो अंतःस्वत व्यंजन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि व्यंजन वर्ण में वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म होता है। और अंतस्थ जो व्यंजन जो होता है 4 भेद होते हैं उसके, य, र, ल और व। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें य नहीं है, र भी नहीं है, ल भी नहीं है, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होता है जिन्हें बहुत कम वायु प्रभाव से बोला जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं क, ग, ज, प। इसे है जब बोलते हैं तो बहुत कम मतलब वायु का उपयोग होता है, इसीलिए इसका सही आंसर इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन हो जाएगा। इसमें क नहीं है, ग भी, ग है, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो निम्न में घोष वर्ण पूछा जा रहा है, तो जिन वर्ण के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण में प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर्ण वर्ण में य, र, ल, व, ह ये घोष वर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जो है वो घोष वर्ण है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में रीति काल का कवि कौन है। तो रीति काल के कवि बिहारी है। इस काल में अन्य प्रमुख कवि हैं केशव, पद्माकर, घनानंद। केशव, पद्माकर, घनानंद ये तीनों जो थे रीति काल के कवि थे, तो इसमें सिर्फ बिहारी हो जाएगा, ऑप्शन में बिहारी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर जो थे उनकी रचित पुस्तक है। और दीर्घन की अन्य रचनाएं भी है, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, संस्कृत के 4 अध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है। तो इसे हम पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बता दिए थे कि जो देने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं, उस शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा दे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में बर्तन्नी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। तो इसमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो पूज्य, पूज्य है, परीक्षण दिया हुआ है, प्राण गलत है, परीक्षा दिया हुआ है। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन डी। जटिल का विलोम क्या होगा। तो जटिल का विलोम पूछा जा रहा है, जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा, जटिल का मतलब कठिन होता है और इसका विलोम क्या होता है, सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनेकार्थक है। एक शब्द के अनेक शब्द जो होता है उससे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस शब्द में अंबर अनेकार्थक शब्द है। क्या है, अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। आकाश, कपड़ा दोनों होता है इसी का। अगला हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है और इसे चेंज द वॉइस करना है। तो आई कीप्ड द फ्लावर्स इन ए वेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि जो एक्टिव वॉइस को क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो दिया हुआ सेंटेंस क्या है, आई कीप्ड द फ्लावर इन अ वेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो द फ्लावर बेयर, द फ्लावर वेयर क्या हो जाएगा, द फ्लावर वेयर कीप्ड इन अ वेश। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन, द फ्लावर वेयर कीप्ड इन अ वेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है द साइनो ऑफ वर्ड गेन इज। तो साइनो का मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, तो गेन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, तो साइनो हो जाएगा इसका प्रॉफिट। गेन का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। तो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक मतलब जो सुटेबल वर्ड है उसको भरना है। डाउन दिया हुआ है, क्विकली दिया हुआ है, इनफ दिया हुआ है और रेयरली दिया हुआ है। तो सेंटेंस है आपका आई एम डैश लेट फॉर वर्क। तो जब हम लोग लेट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, इस वाक्य में मुश्किल काम
वाक्य में जो है मैं मुश्किल से ही काम के लिए देर होता हूँ, तो रेयरली का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। किसका? रेयरली से रेयरली का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस हमारा है द फ्लावर स्मेल स्वीट, द फ्लावर स्मेल स्वीट, द फ्लावर स्मेल्ट स्वीट और द फ्लावर्स इज स्मॉल स्वीट। तो इसमें जो सही सेंटेंस आपका दिख रहा है वो सही सेंटेंस हो जाएगा फ्लावर स्मेल्स स्वीट। क्या हो जाएगा? द फ्लावर स्मेल्स स्वीट्स, स्मेल्स स्वीट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, उल्टा है इसका। तो इसमें सोबर से वर्ड दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शोबर। शोबर का उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोबर मतलब होता है शांत और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, एगिटेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल डैश आइस फ्लोट्स ऑन डैश वाटर। तो इसमें वर्ड्स को फिलअप करना है, सही सेंटेंस वर्ड जो होगा इसमें सुटेबल डालना है। तो आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। देख सकते हैं कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है और इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, फाइंड द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है इट इज़ आई हु डिड दिस। तो इसमें क्या करना है? सेंटेंस गिवन सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इस वाक्य में क्या है कि आई जो है नॉमिनेटिव केस में है और सब्जेक्ट है, और हु का प्रयोग कहाँ? नॉमिनेटिव केस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हु। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। आइटम दिया हुआ है वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ हो जाएगा अचानक आने वाली विपत्ति, मतलब कि इंग्लिश में इसको कहे तो अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स कहाँ लगता है? लास्ट, वर्ड के लास्ट में लगा के उसको सेंटेंस बनाया जाता है, सॉरी वर्ड बनाया जाता है। तो डिस लिखा हुआ है तो इसमें क्या बना लास्ट में लिखेंगे जो ऐसे वर्ड बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सनसेट इज अ वेरी गॉर्जियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है कि n संख्याओं x1, x2 और x3 डैश xn का औसत m है। यदि x1 को बदलकर x का पावर 1 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि यदि 8 का पावर x प्लस 8 का पावर x माइनस 1 बराबर 72 हो तो 2x का पावर माइनस 3/2 x है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/64। 33 नंबर क्वेश्चन है कि log 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस log 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 60 निकल के आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि n वह न्यूनतम मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 के महत्तम समावर्तक में x सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा इसका आंसर। n का न्यूनतम मान कितना? 6 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 प्लस इंटू 2 माइनस 3 माइनस 7 एकरिंग इंटू 4 ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इसका मान निकालना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14.1/2। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात हो तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13, 17 प्लस 19 प्लस 23, यानी कि जो खुद से डिवाइड हो जाता है। और इसको कितना टोटल, इसमें कितना संख्या का बोल रहा है, 9 का बोल रहा है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.1/9। अगला क्वेश्चन है कि tan 30, sin 30, cot 60 और cosec 30 समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cot 60 का मान होता है 1/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 निकल के आ जाएगा आंसर। अगला ये हो जाएगा आंसर इसका 1/3, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि मेरी आयु कितनी है, x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न से हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से सेकेंड जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 2x। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25, यानी कि 2x माइनस 5y बराबर 15। ये इक्वेशन 2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो समीकरण सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा सही आंसर, ऑप्शन बी 45 वर्ष और 15 वर्ष। ये है क्वेश्चन। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीकरण के हिसाब से सही ऑप्शन डी हो जाएगा, p² माइनस 2q बटा q। 41 नंबर क्वेश्चन है तप्त तार आमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तो तप्त तार आमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट दोनों धाराओं का माप किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें क्या होता है, एसी और डीसी विद्युत धारा की तीव्रतम उसमें लगे प्लेटिनम एवं इरिडियम मिश्र धातु के उष्मीय प्रसार के द्वारा इसे मापा जाता है। और विद्युत वाहक बल मापने के लिए पोटेंशियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका हम थोड़ा सा लिख देते हैं, पोटेंशियोमीटर मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर की यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होगा तो क्या होगा। तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगा। स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा, ऑप्शन सी। और यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर जाता हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कमी लेकिन गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता से अधिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार केनॉल एवं रुस्का ने किया था। और साधारण तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है, तो साधारण माइक्रोस्कोप जो है वो सामान्य प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर है इसमें प्रयोग होता है। वहीं अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण पुंज जिसका तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर से कम होता है और इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एक संटित गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रभावित होता है तो संट का प्रतिरोध है। तो संट का यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले
संटित गैल्वेनोमीटर से होकर कुल धारा का 1% ही प्रभावित होता है तो शंट का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति P के उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? तो शक्ति P के उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी शक्ति कम होगी। क्या होगी? इसकी शक्ति कम होगी। F फोकस दूरी के उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी चौगुनी हो जाती है, वहीं क्षमता 1/4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है तो पिंड से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 125 मीटर ऊर्जा की एक मीनार को चोटी से 1 किलोमीटर का पिंड गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 1250 जूल हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1 किलोग्राम गुने कितना दिया हुआ है 10 गुने यहाँ पे दिया हुआ है 125, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1250 जूल निकल के आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? असमंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले को सचमंजक कहा जाता है और असमान के बीच असंजक कहा जाता है। किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 से प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय क्या होगा? तो किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है तो प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय हो जाएगा 4 × 10⁻11 सेकेंड लगेगा। और कांच के टुकड़े में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक। तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल है और अपवर्तनांक का वैल्यू कितना 3 दिया हुआ है तो आपका निकल के आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो परमाणु घड़ी द्वारा समय मापा जाता है और वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रूज एवं स्पेरोमीटर लंबाई की माप है। तो इसमें परमाणु घड़ी जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? तो किसी प्रक्षेप गति में प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण का मान जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। मैं एक डायग्राम आप लोग के सामने ड्रॉ करती हूँ। ये होगा, इसका ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा और यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ से u sin थीटा बराबर 0 और यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो u cos थीटा बनेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री का हो जाएगा। जी बराबर यही होगा, आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन होता है। तो पोटास फिटकिरी का जलीय अम्लीय विलयन होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। जलीय अपघटन पर Al पॉजिटिव जो 3 आयन होता है, इसीलिए इसका व्यवहार अम्लीय होता है। और पोटास एलम का सूत्र क्या होता है? पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 × Al2 × SO4 होल पावर 3 to 24H2O। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है पोटास एलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? तो वर्ण लेखन का खोज ट्वेट ने किया था। ट्वेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मिश्रणों को पृथक करने के लिए एक प्रमुख विधि है और वर्ण लेखन विधि में किसी मिश्रण में पदार्थ के अधिशोषण क्षमता को आधार बनाया जाता है और ओस्टारवाल्ड विधि का प्रयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। सीओ वर्ग ने अमेरिकम क्यूसियम एवं बारकेलियम का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है। तो एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को माप आयोडीन मान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आयोडीन मान के द्वारा। यदि वसा में
सी डबल बाउंड सी की मात्रा अधिक होगी तो उसका आयोडीन मान अधिक होगा। जैसे कि कॉड लिवर तेल में आयोडीन मान जो हो जाएगा 145 से 180 हो जाएगा, मक्खन में 26 से लेके 40 है, सूरजमुखी में 148 से 144 है और सोयाबीन में 120 से 136 है। तो जिस वसा का आयोडीन मान जितना अधिक होता है वह आसानी से पच जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन मान से। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। तो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की, सॉरी यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 होती है वो धात्विक हाइड्राइड होता है। क्या होता है? धात्विक हाइड्राइड होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अपचयन द्वारा वस्तुओं का विरंजन करती है। पेट्रोलियम पदार्थ से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। अगला है, निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात नहीं है। तो ऊर्ध्वपात क्लोरीन जो है वो ऊर्ध्वपात नहीं है, बाकी कपूर, बेंजोइक अम्ल और नेप्थलीन ये तीनों जो है ऊर्ध्वपात है। वह पदार्थ, मतलब ये जो होता है नेप्थलीन, ऊर्ध्वपात जो होता है वह पदार्थ को कहते हैं जिसको गर्म करने पर वह सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऐसा पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाता है। क्लोरीन में परमाणु की संख्या 17 है और यह कौन से हैलोजन वर्ग में आता है? तो ये आता है 17 में। काले रंग का सल्फाइड है। तो काले रंग का सल्फाइड इसमें जो हो जाएगा Bi2S3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। PbS का रंग काला तोता होता है, CdS का रंग पीला होता है, Sb2S3 का रंग नारंगी होता है, HgS का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल में अघुलनशील है? तो जल में अघुलनशील जो हो जाएगा PbSO4 जल में घुलनशील है, PbSO4 ऑप्शन नंबर सी। वहीं CdSO4, CuSO4 और Bi2SO4 जल में घुलनशील है, और CuSO4 × 5H2O नीला कशिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीला कशिश कहते हैं। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्या है? तो हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। यह जो है बाउचेरिया बैक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। इसे फाइलोरेसिस भी कहा जाता है। मादा एनफ्लूएंजा मलेरिया का वाहक है, और फलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। सिनकोना की छाल से इसका मतलब दवा बनता है। अगला है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो ग्रीन ग्रंथि क्रस्टेशिया का उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन नंबर बी। वन्यूरल ग्रंथि यूरोकोर्टाटा का उत्सर्जी अंग है, और ऑर्गन ऑफ वेजनास फाइलम मोलास्का में उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन है, मोलास्का से कौन संबंधित है? तो मोलस्का से संबंधित है कटल फिश मोलस्का संघ से संबंधित है, ऑप्शन सी। संघ मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है। ये प्रायः समुद्री या जलीय जंतुओं का संघ होता है, और इस संघ में जंतु में सीपिया, ऑक्टोपस, फाइला, डोरिश, समुद्री नींबू जिसको कहते हैं डोरिस को ही, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो उसका सही आंसर जाएगा डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है, और इसमें सामान्यतः WBCS को ल्यूकोसाइट्स में तीव्र वृद्धि होती है, और कैंसर जो है उनको जीन्स की सक्रियता के कारण होता है, और कैंसर असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। ज़्यादातर ये कैंसर उत्तक वृद्धि की ये जो है ज़्यादातर यकृत और मस्तिष्क में नहीं होता है, बाकी ये ज़्यादातर होने का चांसेस चेस्ट वगैरह में होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जिंक यानी जस्ता धातु मौजूद होती है, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन का आविष्कार 1921 में कनाडा के दो वैज्ञानिक चिकित्सक वेंटिंग तथा वेस्ट ने किया था। मनुष्य के रक्त संग्रह यदि खाने से पहले 130 मिलीग्राम डेकालीटर तथा खाने के बाद रक्त संग्रह 200 मिलीग्राम डेकालीटर हो तो डायबिटीज की पुष्टि होती है। डायबिटीज एक अवस्था है, इसमें क्या होता है कि अग्नाशय की कोशिका इंसुलिन हार्मोन को बनाना बंद कर देता है, और भारत में 90 से लेकर 95 डायबिटीज रोगी टाइप 2 से प्रेरित है। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। ये जो है अग्नाशय को बीटा कोशिकाओं इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है।
अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है अंथियोलॉजी। क्या कहलाता है? अंथियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। और मार्मेकोलॉजी जो होता है वो चींटियों का अध्ययन होता है। एरकानोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। लिम्निलॉजी तालाब सरोवर पोखर जलीय जीवों का अध्ययन। और एयरोबायोलॉजी जो होता है उड़ने वाली जंतुओं का अध्ययन है। हेलमेंथोलॉजी जो हो जाएगा चपटे कृमि का अध्ययन। और अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, तो ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या कहलाएगा? पायरुविक अम्ल हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की पूर्ण अभिक्रिया जो है वो 2 ATP अणुओं का मूल लाभ होता है और ATP को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, मोहर लवण है, तो मोहर लवण द्विक लवण है। कैसा लवण है? द्विक लवण है। ऑप्शन सी। मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 होल टू SO4 इंटू 6H2O। ये जो होता है किसका फॉर्मूला होता है? तो मोहर लवण का ये सूत्र होता है। यह मोहर रंग प्रदान करता है और पोटास एलम भी एक द्विक लवण ही है। पोटास एलम का सूत्र अभी हम पीछे ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक ए विंटर इंडिया ए विंटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक ए विंटर इंडिया ए विंटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी जो इंफोसिस है उसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है। कौन सा? एथनोग्राफी जो है। ऑप्शन ए। एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कल्चरल रेटेटिव्स का वह विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी मानवताएं प्रथाओं और मूल्य को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, तो पायली एक्सप्रेस के नाम से PT उषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। PT उषा का पूरा नाम क्या है? पियालो उलाकंडी थेक्के पराविल उषा। PT उषा भारत की एथलीट है और अभी हिमा दास जो असम राज्य की है वो इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और अज्जू बाबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है, ये केरल राज्य की है। ललिता बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंगलौर हल्दिया और विशाखापत्तनम ये जो है तेल परिसंस्करण केंद्र के साथ समुद्री बंदरगाह भी है। और मंगलौर बंदरगाह तेल परिसंस्करण केंद्र कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह तेल परिसंस्करण केंद्र पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम तेल परिसंस्करण केंद्र बंदरगाह आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी। लक्षद्वीप का आकार वलयाकार या एटाल है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, चितान वंशल गुफाएं चित्रकलाएं में स्थित है और से संबंधित है। तो चितान वंशल गुफा चित्रकलाएं जो है ये तमिलनाडु में स्थित है जो जैन धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी। चितान वसल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। चितान वसल गुफा ये चित्र पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा बनाया गया था। और पुलियार माला जैन मंदिर केरल के वयनाड जिले में स्थित है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास भी वराह गुफा स्थित है। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस के बीच थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ लाइन जो शुरू किया गया था डलहौजी के द्वारा, ये कलकत्ता और आगरा के बीच। कहाँ? कोलकाता और आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये
प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 27 से लेकर 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेज की सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी बल्ब के रूप में बताया और 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने न्यू इंडिया की सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया। लाला लाजपत राय के विचार को अनिल सिल ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो 1875 में बॉम्बे में ही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1877 के आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया था। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे। एक सिद्धांत था कि स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत था और आर्य समाज वेद को सबसे अधिक महत्व देता था। मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध करते थे। डीएवी स्कूल आर्य समाज द्वारा ही शुरू किया गया था, डीएवी स्कूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या संघीय शासन प्रणाली को लागू किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया। इसे विस्तृत अधिनियम नियमित की था। 1935 का एक्ट जो था, इसमें 321 धारा यानी अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किया गया था। गुरु के उत्तराधिकारी गुरु परंपरा को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया था और गुरुबाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नादेर गोदावरी नदी के तट पर गुलखा नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। आदि ग्रंथ के रचना कौन थे? तो अर्जुन देव थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और लाहौर अधिवेशन की इस घोषणा में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण है कि इसे ऐतिहासिक दिन के दिन में याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ। भारत में 24.56% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है और भारत में प्रथम वन नीति 1894 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए परिपथ में ए बी बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता क्या है? तो तुल्यधारिता इस परिपथ में C1/C2 बराबर C3/C4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4μF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर की चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है मुख्य कारण उसका निम्न दाब है, ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब। जब पृथ्वी गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? 82 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। भारत का काजीरंगा अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजनाएं चल रही है और काजीरंगा कहाँ है? असम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर सब पाया जाता है। पंखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है जो हाथी के लिए जाना जाता है और सुल्तानपुर जो है वो अभयारण्य हरियाणा के जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है कि भांगरा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो भांगरा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। कौन सा? सतलज नदी पर। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर मध्य प्रदेश में है और शारदा परियोजना शारदा गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश की परियोजना है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था 1899 से 1905 के बीच और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को हुई थी। बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में, मतलब घोषणा किया गया था।
और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी और 1912 में लागू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष के राज कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ही हैं और भारत में किसी राजा का प्रथम चरित पुस्तक हर्षचरित था। हर्षवर्धन के दरबार में मयूर रहते थे और मयूर ने मयूर शतक यानी सूर्य शतक लिखी। हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु गौर यानी बंगाल के शशांक थे। संत कबीर गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु जो थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा गया है और रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त। कबीर निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर की रचना कौन सी है? बीजक, साखी, शबद है। कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो 180 डिग्री यामोत्तर। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के द्वारा यह कथन कहा गया था कि मानव प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है। और अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु सिकंदर का गुरु भी था। रूसों ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बंधनों में बंधा यानी जंजीरों में होता है। और प्लूटो भी यूनान के महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकें लिखी थी और भारत में अशोघोष महान दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत अपना लोग का नेशनल एंथम जिसको कहते हैं वो नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। उसके बाद नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गीत जो है वो जनगण मनगण है। राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जाए तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ है और राष्ट्रीय नारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है और राष्ट्रगान जनगण मनगण को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था जो तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय पत्रिका प्रतीक जो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ से लिया गया है और राष्ट्रीय नारा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसका सही आंसर जो बता दे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में निहित है। ऑप्शन डी। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल सभी संविधान के द्वारा सृजित होता है। और भारत की संविधान कैसी है? लिखित संविधान है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा की 1/3 सदस्य की निवृत्ति प्रति 2 वर्ष के बाद होती है। प्रति 2 वर्ष के बाद होती है। ऑप्शन बी। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर नए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए 6 अवधि जो हो जाएगा 6 वर्ष की होती है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य ये है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से है। किससे है? कृषि से है। और अर्थशास्त्र में संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन आता है। द्वितीय की बात करें, इसके अंतर्गत विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आता है। तृतीय के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। और भारत के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। रेड कॉलर जॉब कृषि क्षेत्र में और ब्लू कॉलर जॉब उद्योग क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70% जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्र वो बाढ़ उन्मुख है। बिहार की उत्तरी भाग बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता है। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है जो 16 अगस्त 2008 को कुशवाहा बांध टूटने से अत्यधिक क्षति पहुंची थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1916 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी। और 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और एक्ट जो था, कौन सा एक्ट लाया गया था? 1934 का एक्ट था। और प्रारंभिक चुकता पूंजी 5 करोड़ की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुंबई है। आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई 2 वर्ष पर वित्तीय स्थायी रिपोर्ट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था
और लखनऊ समझौता के द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों एकता स्थापित किया गया था। 1907 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बटा था। 1907 में सूरत अधिवेशन में तत्कालीन विभाजन का कारण अध्यक्ष पद को लेकर था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो है ये स्थित है राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो ज्ञानेंद्रो निगोबम को बनाया गया है, ऑप्शन सी। 98 निर्माणाधीन फेनी पुल किन दो देशों को जोड़ेगा। तो निर्माणाधीन फेनी पुल जो है ये जोड़ेगा भारत और बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई वाटर वर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है। एशियाई वाटर वर्ड जनगणना जो है ये आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 100 नंबर एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो एशियाई खेलों का आयोजन 2030 में दोहा में किया जाएगा, दोहा कतर में। तो ये हमारा 100 प्रश्न था जो समाप्त हो गया। यहाँ पे मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।